मैं धृष्टता कर रही हूँ एक निजी वाक़ये के साथ इस सेशन की शुरुआत करके। कुछ 8-10 साल पहले की बात है। एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट के सिलसिले में मैं उड़ीसा में सफ़र कर रही थी, बहुत दूर दराज के इलाकों में। एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ उतरना था मुझे। वहाँ से मुझे कोई पिकअप करने वाला था। अंदाज़ा भी नहीं था कि कहाँ जा रही हूँ, उस जगह को कभी देखा नहीं था, भाषा की समस्या थी। और स्टेशन पर उतरी, रास्ता गुम गई। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे एक टैक्सी वाले मिले और उनके साथ फिर मुझे कालाहांडी तक जाना था। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, मैं थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि शाम का वक्त हो चला था, बिल्कुल नई जगह थी। और गाड़ी में बैठते ही फिर जो सबसे पहले हम करते हैं कि अच्छा ठीक है, कान में ईयरफोन्स डाल के कि अच्छा ठीक है कुछ सुनते हैं ताकि अब जस्ट काम डाउन। तो उसके लिए मैंने कान में ईयर प्लग्स लगाए। तो ड्राइवर ने टूटी फूटी हिंदी में मुझसे पूछा कि मैडम गाने लगा दूँ? मैंने कहा हाँ लगा दीजिए। और जो पहला गाना उन्होंने लगाया, जो उन्होंने सीडी चला दी, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं। उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद गाने बजते चले गए। लता जी की आवाज़ में गुलजार साहब के गाने थे। और अचानक से मुझे लगा कि एक कुछ अपने आप कुछ हो गया है कि जो इंसान, जो ड्राइवर मुझे जंगलों में से लेकर जा रहा है, मेरे लिए रास्ता ढूंढ रहा है, और जो इस आवाज़ को सुनता है, ये गाने सुनता है, इन बोलों को भाषा की समस्या के बावजूद सुनता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो ये होता है, ये करता है, ये संगीत ये हमारे साथ करता है, इस तरह से हमारे मानस पटल पर, हमारे चेतन अवचेतन पर असर डालता है। जो वैसी एक आवाज़ थी जो इतने सालों तक, और हम सब फ़ैन हैं। ऐसे में यतीन्द्र, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक जिस आवाज़ को सुनते हुए हम बड़े हुए, जो जिस आवाज़ ने हमें वो सब दिया, जो हमारी संवेदनशीलता का हिस्सा बना, हमारे भावों का हर इमोशन के लिए जो आवाज़ थी, उस आवाज़ के बारे में लिखने के बारे में जब सोचा होगा तो फिर वहाँ से मतलब कैसे शुरुआत की, कैसे सोचा कि इतना दुरूह काम, लता मंगेशकर जैसे प्रशांत महासागर की सुर गाथा को 600 पन्नों की एक किताब में समेट लेने का काम कैसे शुरू किया आपने? सबसे पहले आप सबका आभार। गुलजार साहब को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट कबूल किया और आए सदारत करने के लिए। JLF का धन्यवाद। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, टचवुड, कि मुझे लता जी और गुलजार साहब जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद मिला। उनसे मुलाकात थी, पारिवारिक मित्रता थी। होली दिवाली हम लोग बात करते थे, उनके जन्मदिन पे बात करते थे। मैं बचपन से उनका बहुत फ़ैन था और मुझे याद है कि मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो उस समय मुझे मेरे बर्थडे पे मेरी दादी 101 रुपये देती थी जन्मदिन पे। तो बर्थडे के तुरंत बाद मैं कैसेट्स बहुत खरीदता था, उस समय कैसेट्स का ज़माना था। तो लता जी का एक 4 कैसेट का HMV कैसेट आया था, माई फेवरेट लता। वो 99 रुपीज़ का था। बहुत बड़ा पैसा होता था हम लोग के बचपन में। 100-200 रुपये मिलना भी बड़ी बात होती थी। साल भर इंतज़ार करते थे कि जन्मदिन पे 100 रुपये मिलेंगे। तो मैं इमीडिएट गया दूसरे दिन और म्यूज़िक स्टोर से वो कैसेट खरीद लाया, 4 कैसेट। मेरी माँ ने मुझे टोका कि तुम पैसा कहाँ गया तुम्हारा, क्योंकि वो हिसाब भी रखा जाता था घर में कि आपने कहीं उल्टे सीधे खर्च तो नहीं कर दिए। तो मैंने दिखाया कि ये कैसेट लेके आया हो। तो बोले कि अच्छा। तो मेरी दादी को उन्होंने बोला, मेरी दादी गाती थी गाना और बेगम अख्तर साहिबा से सीखी थी। तो उन्होंने कहा दादी को मेरे, जो मुझे भूलता नहीं है आज तक, उन्होंने कहा कि आप इसकी आदत बिगाड़ रही हैं और ये कैसेट वैसेट खरीद रहा है और गाने वाने सुनता है। तो बोले कि लता जी को सुन रहा है ना, आवाज़ ही की तो सेवा कर रहा है, इसमें खराबी क्या है, अच्छा है करने दो। और जब मुझे इस किताब पे नेशनल अवार्ड मिला और मैं विज्ञान भवन में बैठा था, मेरा नाम अनाउंस हो रहा था, तो मुझे 8th क्लास का अपना वो जुनून याद आ रहा था कि कैसे एक स्टूडेंट जो अपने और सारे शौक़ को दरगुजर करते हुए लता जी की आवाज़ के पीछे भागता था, उसका दीवाना था। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और हर मंच से मैंने कहा है कि वो मेरे लिए हैरी पॉटर की तरह है कि जिसमें मैं हर साल उन पे एक वॉल्यूम JK रॉलिंग की तरह किताब लिख सकता हूँ।
इतनी बड़ी जिंदगी, इतना बड़ा फलसफा, एक महागाथा है। जब मैंने किताब कंपाइल की, 1000 पेज की किताब थी और मैंने अपने एक मित्र के कहने पे उसको 600 पेज किया। अरुण जी जानते हैं सारी बात। और उसमें ये होता था कि किताब तैयार करने के बाद, और वही मैं अब गुलजार साहब के बारे में कहूँगा, ये लोग इंस्टीट्यूशन हैं। अगर आप जैसे बड़े लेखकों की रचनावलियाँ बनती हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनावली 10 वॉल्यूम, प्रेमचंद रचनावली 24 वॉल्यूम, ऐसे मुझे लगता है कि एक किताब तो सिर्फ लता एस.डी. बर्मन पे लिख सकते हैं, एक अनिल विश्वास साहब के साथ लिख सकते हैं, एक मास्टर गुलाम हैदर पे लिख सकते हैं, एक फिर मजरू साहब के साथ, साहिर साहब के साथ। कहने का मतलब ये है कि ये लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम किया है। मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं उसे एंडोर्स करूँ या उसको दर्ज करूँ। मुझे ये लगता था कि मैं क्रॉनिकलर की तरह इन बड़े लोगों की ज़िंदगी के बारे में कुछ लिख लूँ, कुछ दर्ज कर दूँ। मैं उनसे बात करके लिखना चाहता था। और मैं बराए माफ़ी कहना चाहूँगा कि जितनी किताबें लता जी पर या सिनेमा पे प्रकाशित होती थी, मुझे कुछ कमी नज़र आती थी। कुछ कम तो बहुत कम, कुछ ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा वाली स्थिति है। तो मुझे लगता था कि जैसे ये अभी गाना बचा है, अल्लाह तेरो नाम, तो अब ये राग गौर सारंग पे है। किस तरह से जयदेव जी ने काम किया, किस तरह से प्रिल्यूड इंटरल्यूड बने, किस तरीके से मल्टी टेक्निक योजना नहीं थी, कैसे लोग गाते थे, कैसे रिहर्सल होता था, कहीं कुछ आता नहीं था। या फिल्म मैगजीन्स में भी, चाहे वो बाबूराव पटेल की फिल्म इंडिया से उठाएं नीचे तक आएँ, तो मुझे कुछ बिखरा बिखरा लगता था। सारे इंटरव्यूज़ मुझे संतुष्ट नहीं करते थे। तो मुझे लगा मैं करता हूँ। और ये करने की हामी भरने में लता जी को 1 साल लगे, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे आप पे काम करना है। तो उन्होंने कहा बेटा बहुत काम हो रखा है, आप पढ़ लीजिए। खैर मैं लगा रहा, कोई बात नहीं। एक दिन उनका फ़ोन आया, HMV उनका एक सीरीज़ निकाल रही थी उनके 80 साल के जश्न पे 2009 में, कि एक गाना था पंडित अमरनाथ की म्यूज़िक का, जोगिया से प्रीत किए दुख होए, गरम कोट फिल्म का गाना था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बेटा एक गाना है, लेकिन तुम्हारे पिता भी नहीं पैदा हुए होंगे जब वो गाना। मैंने कहा आप गाना बताएं। तो उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा गरम कोट, तो मैंने कहा ये गाने हैं उसके। तो 1 सेकंड का पॉज हुआ फ़ोन पे, फिर उन्होंने कहा आपके पास है? मैंने कहा मेरे पास हैं, सारे गाने हैं। कहाँ से मिले? HMV के पास नहीं है। तो मैंने कहा एक हंसमुख दलवाड़ी हैं, नागपुर में कबाड़ी हैं, म्यूज़िक बेचते हैं। ये सच बात है, हंसमुख जी नहीं रहे। मैं नागपुर गया था वो गाने कलेक्ट करने के लिए। ऐसे एक शाह म्यूज़िक है जामा मस्जिद में, तो मैंने बहुत जगहों से गाने कलेक्ट किए। तो मैं उनसे ख़रीद के लाया हूँ। मैं आपको MP3 MP4 वर्जन भेज देता हूँ। तो मैंने वो उसकी CD बना के भेज दी। 1 हफ्ते के बाद उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया, महेश राठौर। उसने कहा दीदी आपसे बात करना चाहती हैं। तो मैंने कहा बात कराएं। तो लता जी आई फ़ोन पे, हंसी, बोली यतीन्द्र आपको किताब कब से शुरू करनी है? अब मुझे ये नहीं समझ में आता, आज वो नहीं है, ऊपर सुन रही होंगी कहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि लता जी के पास वो गाना ना रहा हो। मुझे लगता है वो मेरा टेस्ट हो रहा था, मुझे आजमाया जा रहा था कि वाकई ये दीवाना है या ये ऐवही है कि ये बस लता मंगेशकर है तो लिखना चाहता है। तो ऐसे बात की शुरुआत हुई और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। किताब मकबूल हुई, बहुत आशीर्वाद मिला, गुलजार साहब का मार्गदर्शन मिला, अरुण जी का सहयोग मिला। लेकिन मेरे अपने लेखकीय जीवन का जो सबसे बड़ा मैं उसका वो मानता हूँ असर, 7 साल मैंने लता जी के साथ काम किया, वो जर्नी मुझे भूलती नहीं। और मैं यहीं पे बात बताना चाहूँगा बहुत जल्दी, गुलजार साहब के साथ एक किताब मैंने की है। 2003 से मैंने काम शुरू किया था, 20 साल लगे और 20 साल में वो काम किया है, वो अब आपके सामने आएगा। तो काम ऐसे हुआ। उस किताब का बेसब्री से इंतज़ार है। यतीन्द्र, इतना कुछ सुनना है आपसे। एक और किस्सा मैं गुलजार साहब से गुजारिश करूंगी सुनाने का, कि जब पहला गाना आपने लिखा जो लता जी ने गाया बंदिनी के लिए, बिमल रॉय और S.D. बर्मन जैसे 2 लेजेंड्स, आप बहुत यंग थे, तो उस गाने के बनने की कहानी क्या है? मोरा गोरा अंग ले ले। मैं दोस्तों लता जी के बारे में जिक्र करने से पहले मैं ये तय का जिक्र करना चाहता हूँ कि सबसे खूबसूरत बात जो उनकी बातों से भी अभी आप जान पा रहे हैं और पता चल रहा है कि वो जो ईमानदारी और डिवोशन और सिंसियरिटी जिसके साथ जो काम कर रहे थे, और जिसके लिए इतनी बड़ी शख्सियत के लिए काम करना आसान काम नहीं था।
और मैं वो मुबारकबाद इन्हें देता हूँ। एक बार फिर जब किताब देखी थी तब भी कहा था कि वो उस ईमानदारी और उस सिंसियरिटी और ऑनेस्टी, वो बहुत बड़ी चीज़ है किसी की बायोग्राफी पे काम करना, और वो आपने बहुत खूबसूरती से निभाया है लता जी के बारे में। और उसके लिए जितनी कोशिश करनी पड़ती है उससे ज़्यादा किया आपने, वो बहुत खूबसूरती से किया। और उसके लिए ये भी कि आप, ये था कि लता जी का अगर आप उस वक्त भी इनसे बात होती थी जब ये कर रहे थे, तो ये थी कि भाई वो आवाज़ दे लेंगी तो मैं पहुंच जाऊंगा मुंबई। ये नहीं था कि मौका मिलेगा जब मुंबई जाऊंगा तो या उससे कुछ टाइम ले लूंगा, नहीं, वो जिस दिन उनका मूड भी होगा, जिस लम्हे पे भी होगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। और ये ईमानदारी ये काम आती है। और ये इसलिए उनके साथ एक और शख्स जिन वाणी पब्लिकेशन से हमारे अरुण जी साथ में थे, और मालूम था कि ये प्रोडक्ट आम नहीं है, ये यूं ही नहीं निकल जाने वाला कि जैसे बहुत सी किताबें आज हमारे हीरोज पर, ऑथर्स पर, आर्टिस्ट पर, स्टार्स पर, नमस्कार, उनके साथ निकलती हैं किताबें। इट वॉज नॉट वन ऑफ दोज बुक्स, और उन्होंने डिग्निटी रखी इस किताब की जब इसे शाया किया, और वो बहुत खूबसूरत है। आपको मतलब ये लोग हैं जिनको सबसे पहले मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिन्होंने ये किताब आप तक पहुंचाई है और आपके लिए तैयार की। लता जी जैसी शख्सियत को आम आदमी तक लाना यकीनन आसान नहीं था, लता जी जैसी शख्सियत को मिलना भी आसान नहीं था। और लता जी जो हर घर में गूंजती हैं, हर सुबह गूंजती हैं, उन्हें छूना पॉसिबल नहीं था। लता जी के बारे में कई फंक्शंस भी होते रहे हैं, कई बार हुए हैं, और मेरा ख्याल है कोई एडजेक्टिव, कोई तारीफ का कोई जुमला ऐसा बचा नहीं जो उनके लिए इस्तेमाल ना किया गया हो। वो एडजेक्टिव सारे के सारे खत्म हो चुके थे। और एक इसी तरह की मजलिस में मुझे कहा गया था, लता जी बैठी हुई थी कि आप 2 लफ्ज़ उनके लिए कह दीजिए। मैं कह, ये 2 लफ्ज़ों में तो बयान नहीं होता, आसमान जिक्र नहीं किया जाता आसमान का। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है कि लता जी बहुत अच्छा गाती हैं। इससे ज्यादा कहना बेमानी हो जाता। और उससे ज़्यादा आपने कह दिया, उनको दे दिया, मेरी आवाज़ ही पहचान है, आपके अल्फाज उनकी पहचान भी तो बन गए। और वो गाना भी जब लिखा था कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे तो मैं लता जी से तब भी जिक्र किया था, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैं लता जी आपकी ऑटोग्राफ के लिए लिखा है ये मैंने, जब भी ऑटोग्राफ देंगी तो आप ये लिख दिया कीजिए। और वो जुमला, वो मिसरा आज भी ऑटोग्राफ की तरह ही लता जी के साथ जुड़ गया है, और वो अच्छा है जो उनके साथ जुड़ा है और उस तरह से तैयार किया गया। लता जी की अब गाने वाले बहुत हैं, हर अपनी तरह से गाते हैं, हर शख्स की आवाज़, हर शख्स का अंदाज, हर शख्स का डिक्शन जो है, ये नहीं कि वो कम है किसी तरह गायकी में। और भी हैं, आशा जी भी हैं, गीता जी भी थी। लता जी की आवाज़ अब आवाज़ से पहचान के नहीं, उसके अलावा एक और चीज़ है, गुण है, जिसकी वजह से मुझे लगता है, मैं हो सकता है मैं गलत कहूँ, आपकी किताबों से जाहिर हो जाता है, आपकी किताब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि वो हमारी रोज़मर्रा की तहजीब का हिस्सा बन गई थी। हमारी रोज़मर्रा की जो सभ्यता है उसका हिस्सा बन गई थी, वो हमारा रोजनामा बनी हुई थी। सुबह उठो तो पूजा का भजन सुनाई दे रहा है रेडियो पर, सुबह की पूजा चल रही है, आपका एक अच्छा शादी की रस्म चल रही है तो शादी पे गाना उनको गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा के वो बजने लगा। होली आई तो होली का गाना उनके हाथ से चला गया, उनकी आवाज़ में आ रहा है। रक्षाबंधन आया तो उसमें उनकी आवाज़ में। She was a part of your every festival, आपके हर त्योहार का हिस्सा थी। और ये एक गुण था उनके चुनाव का, और जो वो गाते नहीं और जो उन्हें मिलता भी रहा,
कि वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा आपको बगैर बताए हो गई थी। मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उस नाम के साथ और उस आवाज के साथ जुड़ी हुई है, कि आपको खबर भी नहीं हुई कि वो कब आपका हिस्सा बन गई, वो कब आपकी हर दुआ में शामिल हो गई, आपकी हर प्रार्थना में शामिल हो गई, आपकी हर ख्वाहिश आरजू को मांगने के लिए शामिल हो गई। ये किसी सिंगर के साथ नहीं हुआ था। उनसे मतलब मेल सिंगर्स में भी, अब सहगल साहब या रफ़ी साहब या किशोर कुमार, लेकिन बहुत अच्छे गायक हैं, उनके मिसाल देने वाले गाने आप जमा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको अगर मंगनी का मौका है या कोई त्यौहार आ गया है तो उस पर बगैर सोचे वो आपके वो वाला गाना निकाल दो, और ये बगैर सोचे कि ये लता जी हैं और कोई नहीं। वो हर बार वही निकलती थी, हर बार उन्हीं की आवाज़ होती थी। मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा गुण था जो इस सदी में, एटलीस्ट हमारे होते हुए जो सदी में हमने देखा, जो लता जी के साथ मंसूब है। लता जी से कहा करता था, मैं कभी लिखूं या कभी कहूँगा तो ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे अफसोस उन सदियों का है जो आपकी आवाज़ सुनने के बगैर गुजर गई। गुलजार साहब, जो एक हिस्सा जिसके बारे में हम नहीं जानते, वो उनका प्रोड्यूसर वाला हिस्सा भी था, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस की थी 1991 में। उस फिल्म ने 5 नेशनल अवार्ड्स जीते थे, म्यूज़िक के लिए भी, प्लेबैक सिंगिंग के लिए भी। प्रोड्यूसर कैसी थी लता जी? उनके साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा है? लेकिन जब बना रहे थे आप तो प्रोड्यूसर बहुत खराब प्रोड्यूसर थी। हाँ, वो प्रोड्यूसर ऐसे नहीं होते। प्रोड्यूसर होते हैं जो अपने पैसे की हिफाजत करते हैं, महफूज करते हैं, उसे ज़ाया नहीं होने देते। और लता जी का कि जब भी सेट पर आए सारे यूनिट के लिए, सबके लिए तोहफे लेकर आ रहे हैं। ये यूनिट को ख़राब करने वाली बात है, अच्छे प्रोड्यूसर की निशानी नहीं है। अच्छे प्रोड्यूसर कंजूस होते हैं, उन्हें हाथ रोक के रखना चाहिए पैसे का। तो उनसे हम ये कहते थे कि क्या बात हुई, आपने हमारे मनमोहन सिंह जी हमारे कैमरामैन थे, उनके लिए सबसे खूबसूरत आता था तोहफा। वजह ये थी कि मनमोहन जी सिंगर थे, बहुत अच्छा गाते थे, और लता जी के साथ 2 गाने गा चुके थे, उनके साथ डुएट्स भी गाए थे उन्होंने, तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा ही प्यार था उनका। तो लेकिन साउंड रिकॉर्डिस्ट हमारे नरेंद्र सिंह जी, और जिन्हें हम नहायत सलीके वाले इंसान, उनका नाम हम प्यार से एटिकेट सिंह कहते थे, वो नरेंद्र सिंह थे, उनके लिए ध्यान करना। तो डायरेक्टर के लिए भी उनसे मिले थे हमें तोहफे। मेरी कलेक्शन थी गौतम बुद्ध के स्कल्पचर्स, उनके ख़ास तौर पे हेड्स जो है, मेरी कलेक्शन है मेरे पास बहुत बड़ी शुरू से। उन्हें वो मालूम था, तो पता नहीं, तो कुछ 2-3 प्रेशियस स्टोन्स में बने वो ला के दे दिए उन्होंने। तो प्रोड्यूसर की हरकतें तो नहीं होती ना ऐसी, ये कोई प्रोड्यूसर थोड़ा ही होता है। हाँ, तो इसलिए अभी नीचे सेशन से कुछ पहले पवन झा जी से बात हो रही थी, और वो मुझे बता रहे थे कि 1991 इंटरनेशनल ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड था, और उस संदर्भ में, और लता मंगेशकर अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इस लिहाज से फेमिनिस्ट। मैंने अभी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया है, तो मैं बता सकती हूँ कि अभी भी हमारी लड़ाई वही है, इक्वल वेजेस के लिए, इक्वल क्रेडिट के लिए। तो बहुत आसान नहीं है उस इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर एक महिला के तौर पर अपनी पहचान इस तरह से बनाना, दैट यू रूल द इंडस्ट्री। शी वाज द क्वीन ऑफ बॉलीवुड इन दैट सेंस, शी वाज द वॉइस ऑफ बॉलीवुड। तो वो उनका जिया हुआ किस तरह से उस थोड़ी सी आवाज़ गूंजती है इसलिए पूछना पड़ता है। जी। तो यतीन्द्र से मैं शुरू, जी, तो उनका जो आप बता दीजिए। आधा है अभी क्वेश्चन, पूरा नहीं। आप ही बता दीजिए यतीन्द्र कि बहुत आसान नहीं रही होगी उनकी यात्रा। इट्स अ मेल डोमिनेंट फिल्म इंडस्ट्री, तो लता जी कैसे, उनका आसान नहीं रहा उनका संघर्ष?
कैसे देखते हैं? अब भी सवाल ये है कि एक तो बॉलीवुड लफ्ज़ अच्छा नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के, हाँ, क्योंकि बॉलीवुड कुछ उधार लिया हुआ और कुछ ओढ़ा हुआ लफ्ज़ लगता है इस तरह से। लेकिन ये कि बहुत डोमिनेट करना और उस तरह से कैसे उन्होंने किया होगा। किताब जिसने लिखी है वो मुझसे पूछ रहे हैं, बताइए तो आपने किताब क्या लिखी? जवाब तो आप दीजिए। किताब आपने लिखी और आप मुझसे पूछ रहे हैं। लता जी का वर्जन लता जी वाली किताब में है, आप पढ़ेंगे। लता जी के ऊपर गुलजार साहब का वर्जन गुलजार साहब की किताब में आएगा, वो आप आगे पढ़ेंगे। मैंने जो देखा लता जी के संदर्भ में, और खास करके बहुत सारे जो उनके ऊपर विवाद और इल्जाम लगते हैं, तो उसमें रॉयल्टी का विवाद था, सारी चीज़ें थी। उन्होंने वो रास्ता बनाया, वो शुरुआती उन लोगों में से हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के, म्यूज़िक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर रहे थे। वो ना होते, साहिर साहब ना होते, तो आज AIR पे या आज म्यूज़िक रिकॉर्ड कंपनियां उनके तवों पे प्लेबैक सिंगर्स के और लिरिसिस्ट के नाम ना देते। ठीक है, अगर वो ना होती तो फिल्म फेयर अवार्ड प्लेबैक सिंगिंग का शुरू ही नहीं हुआ होता। जय किशन से झगड़ा हुआ, चोरी चोरी के लिए उनको मिला रसिक बलमा के लिए, तो लता जी से कहा, बहुत मशहूर कहानी है कि आप आके गा दें स्टेज पे। बोले क्यों गा दूं? तो बोले कि मुझे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मिला है। तो बोले आप धुन बजा दीजिए, आपको म्यूजिक डायरेक्टर का मिला, मैं नहीं गाती। ये जेसी जैन साहब टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर होते थे, उनको खबर मिली तो लता जी से रिक्वेस्ट किया कि आप जरूर गा दें, क्योंकि फिल्म तो उन्होंने आपने आवाज़ के लिए नहीं दिया है, आपने सिंग उसके लिए दिया है, म्यूज़िक के लिए, तो म्यूज़िक कंपोजर बजाएगा और मैं नहीं आऊँगी उस अवार्ड सेरेमनी में। बहुत सारी बातें हुई, खतो किताबत हुआ। फिर 1958 में शुरू हुआ प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड और लता जी को मिला आजारे परदेसी, मधुमती, सलील चौधरी। तो अब आज अगर श्रेया घोषाल या अरिजीत सिंह कुछ पा रहे हैं तो उसका क्रेडिट लता जी को है। आज अगर इरशाद कामिल और प्रसून जोशी का नाम लिया जाता है तो उसका क्रेडिट साहिर लुधियानवी का है। आज जो बड़ी काम हो रहे हैं, जो लोग आगे चल रहे हैं, उसके नींव में विमल रॉय साहब, उस स्कूल से गुलजार साहब, ये सारे लोग मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपने को साबित करने का मामला था। बहुत सारी बातें होती थी लता जी से, और एक जो सबसे अच्छी बात, जो बहुत मार्मिक बात भी है, मैं उनसे सवाल करता था कि क्या डिफरेंस है SD बर्मन और जयदेव में, क्या डिफरेंस था जब आप नौशाद के लिए रिकॉर्ड करके तुरंत भागती थी सज्जाद हुसैन के लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए, कुछ अंग्रेजी में आए हैं, विस्तार से हिंदी में हैं। तो मैंने उनसे आश्चर्यजनक ढंग से पूछा, मैंने कहा दीदी आपने ये सारी बातें आज तक क्यों नहीं कही, ये पहली बार क्यों बता रही हैं? 80 साल की उम्र में मैंने उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया 2009 में। भारत रत्न वो 2002 में हो चुकी थी, गाना से रिटायर हो चुकी थी, रियाज रोज करती थी। उन्होंने कहा बेटा आज तक मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं ये सवाल। अब आप ये देखें कि भारत में जो पत्रकारिता है, मैं क्षमा चाहते हुए कहूँगा, और जो म्यूजिक पे लिखा जाता है, सिनेमा पे लिखा जाता है, इतनी बड़ी कलाकार आप आज तक सवाल करने नहीं गए कि क्या डिफरेंस है नौशाद और श्री रामचंद्र के म्यूजिक में, कैसे आप उसको बाइफर्केट करती थी, कैसे आप मैनेज करती थी, और कुछ मानवीय बातें और कुछ घरेलू बातें। तो उन्होंने बताया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने वो वन मैन इंडस्ट्री की तरह उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। वो गुलजार साहब कह रहे थे कि वो बहुत अच्छी आवाज़ है। मैं मूर्ख सा लड़का 18 साल की उम्र में जब लता जी के सामने पहली बार वो खातिब हुआ, मेरे पिता ने कहा कि लता जी हैं, मिलो, पैर छुआ मैंने, तो वो मुस्कुरा के मुझे देख रही हैं, बोलिए। तो मैंने कहा आप बेहद सुरीली हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है। उसके बाद मैं उस दिन कोई बात नहीं कर पाया उनसे। तो मुझे बाद में अपने ऊपर इतनी खीज हुई कि एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिल रहा है, 2 मिनट मिल रहा है, उसमें भी मैंने गंवा दिया है कह के कि जैसे आप बहुत बड़े उस्ताद हैं और उनको आप सर्टिफाई कर रहे हैं, और वो उनको पता है कि वो क्या हैं। तो लता जी को ये पता था कि वो क्या हैं, और लता जी को ये बात पता थी कि क्या नहीं करना है। ये बात बहुत अच्छे से आई है, जो एक बात मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूँगा कि मैं सवाल करता था, 7 साल का वक्फा है जिसमें वो बात करती थी, और फोटोग्राफिक मेमोरी। मैंने किसी के बारे में पूछ लिया, मान लीजिए मैंने कहा कि फला संगीतकार कैसा था, कैसी गायकी, कैसा बजाते थे, उन्होंने जवाब दे दिया, मुझे संतुष्टि नहीं हुई। तो मुझे लगा चलो ठीक है, अभी 2 महीने बाद ये सवाल फिर करेंगे। तो मैं नोट कर लेता था, फिर मैं उसको दूसरी तरह से पैराफ्रेजिंग करके और बदल के उसके सारे
शब्दावली फिर सवाल करता था। तो लता जी कहती थी बेटा 2011 में आपने सवाल किया था अप्रैल मार्च में, मैंने जवाब दिया था कुछ, वही जवाब अभी भी है। तो मैं चुप रह जाऊं, फिर उसके बाद बोलें ये सब जो आप मेरे साथ कर रहे हैं हम लोग भी कर चुके हैं, संगीतकारों के साथ कर चुके हैं, गीतकारों के साथ कर चुके हैं, ये ना करिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार जो जवाब दे दिया, जिस सब्जेक्ट पे जवाब दे दिया, वो आखिरी जवाब होता था। और एक दिन जब ये हुआ कि वो बोर होने लगी, मुझे लग रहा था कि एक दिन तो किताब खत्म करनी होगी। अरुण जी का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, किताब कब आएगी। हमने कहा अभी वो बात कर रही हैं, ये सुनहरा मौका कौन छोड़ेगा, होने दो, पूरी जिंदगी बीत जाए बात करते हुए, हम नहीं छापेंगे अभी किताब। तो उन्होंने कहा कि अब बरखुरदार बहुत हो गया, अब बंद करें इसको। तो मैंने कहा हाँ बंद करें, कुछ सवाल बचे, अच्छा 2-3 दिन में निपटा लो। मैंने कहा ठीक है। इस बात के 5 साल हो चुके थे, 5.5 साल। तो फिर दूसरे दिन के जवाब सवाल में फिर मैं कुछ क्वेश्चन उसको करके कि अब 2-3 दिन में ख़त्म करना है काम। तो उन्होंने कहा ये बताइए, आप 2 दिन पहले आपने एक्ट्रेसेस के बारे में पूछा था। मैंने कहा जी। मैंने किन के बारे में बताया। तो मैंने कहा आपने मीना कुमारी जी, नरगिस जी, वहीदा रहमान सब पे बोला। बोले हेमा जी पे कुछ बोला है। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो हेमा जी का नंबर नहीं आया। तो बोले उनके बगैर कैसे किताब पूरी होगी। तो मैंने कहा कि जरूर। बोले अभी बात करिए। तो जब हेमा जी से शुरू हुई, तो जब हेमा जी पे 2 दिन बतियाई, तो मैंने कहा कि हेमा मालिनी हो गई तो फिर रेखा जी कैसे छूट सकती हैं, तो ये भी तो चलेगा फिर। तो उन्होंने कहा हाँ बात करो। अब इस एक्ट्रेसेस के डायलॉग में, चूंकि सारा सिंगिंग उनका प्लेबैक सिंगिंग एक्ट्रेसेस की है, तो वो उसमें 10 दिन गुजर गए। तो मैंने कहा कि अब ये किताब लगता है आधे पे ख़त्म करनी पड़ेगी, सारी सामग्री नहीं मिल पाएगी। फिर एक दिन कहती है मुझे लगता है अभी कुछ दिन ये बात चलानी चाहिए। मैंने कहा जी। उसके 1 साल बाद किताब डायलॉग चलता रहा। तो ऐसी थी कि वो जब उनको बोरियत हुई, फिर उसी में से फिर उन्होंने समय निकाला और फिर 1 साल तक बात किया मुझसे। बहुत सारे ऐसे आत्मीय सवाल जवाब जो कि पूरे मतलब पिछले कई सालों का इतिहास, सिनेमा का इतिहास भी हैं। इसके अलावा यतीन्द्र की अपनी बहुत खूबसूरत टिप्पणियाँ, ये इसी किताब का आज अंग्रेज़ी अनुवाद भी लॉन्च होगा अभी थोड़ी देर में। उसका अनुवाद किया है इरा पांडे जी ने। एक छोटा सा वीडियो उन्होंने भेजा है, तो मैं गुजारिश करूँगी कि वो वीडियो प्ले किया जाए। This book has a very interesting back history, and I don't want to go into the details of that, but it took forever to come out, and at one stage I thought maybe it won't ever come out. However, I'm delighted that it's got its place now, and is being launched at the Jaipur Lit Fest, which is as good as you can get. So congratulations to Yatindra and to Penguin for bringing it out. And I'm delighted to be a small part of this venture. Yatindra wrote his book in Hindi, for which he was awarded a national prize award for the best book on Indian cinema for that year, and approached me because I had done some small bits of translation for him earlier, and we had a very good rapport with each other. He understood my problems, I understood his, and what's more, we admired each other for our work. So when he approached me, I gladly agreed, and Penguin said, please do it very fast. We want it in 3 months. Now it's a big book, and I put aside everything I had. I finished it in 3 months, and then it went into a black hole. I had just no idea, as Yatindra also didn't seem to know what had happened to it, and I despaired that it would ever come out. Meanwhile, Lata Mangeshkar passed away, and suddenly I think there was this great reigniting of interest in her life. I mean, she was always a diva and the greatest singer that India has seen, at least in this century, if never in other centuries. And she had an iconic presence and a place in the music lovers and the filmmakers. I mean, her fans spread across the world. I don't think there's anybody outside India or in India who has an India connection who hasn't heard of Lata Mangeshkar. Anyhow, let's put all that aside. So when I started doing this book, I read it several times over, and I realized there were certain problems that we were going to face. For one, English is a very clipped and a very clinical language
compared to the innate musicality of our Indian Bhasha languages. And Hindi, particularly the Awadhi kind of temperament that Yatindra has, is a very sweet and a very, not polite is not the right word, but a very respectful tone which creeps into, apart from the fact, of course, that he was a great worshipper of her music and a great devoted fan. He put in enormous research. I don't think there's any book on her which has the level of research that Yatindra's book is, he's done in his book. And so that was one. To be aware of the fact that he was so attached to every word that he had put in, because there was blood and sweat behind everything he'd written, but also an awareness that the Hindi reader or the reader of the Hindi version is a very different reader from the reader in the English version. Also, Hindi, as I said, is such a musical language that it automatically meshes very well with the subject that Yatindra was writing about. English, on the other hand, is a completely different readership. Anything that you try and translate exactly from the Hindi would sound worshipful, syrupy, honeyed, not the kind of book that would do justice to Yatindra's research or to Lata Mangeshkar's work. So that was the first bit of problems that we negotiated, and how we got over it was Yatindra and I had several meetings, and he was completely in sync with what I was saying, and he gave me the permission to edit as I translated, which was very generous of him, and I did clip out all those bits which seemed repetitive or somehow not musical enough to convey what he was trying to convey. The other problem, of course, was that when we started doing this book, and when I gave my first draft in about 5-6 years ago, or 3-4 years ago, she was still alive. And so the entire book, and his Hindi book, which had come out while she was very much there, was written in the present tense. By the time this book was ready for its final publication, she'd gone, and to go back to the text and to put it all in a past tense is an impossible thing to do. So then we finally decided that we leave it as it is, because in a sense, she's not died, she's still around us. And her presence is so deeply embedded in the book that she really is a living legend. And the greatest tribute that one can pay her is that you let her be in the present, because we surround her all the time. She surrounds us all the time. We listen to her all the time. She sounds as fresh today as she sounded 50 years ago. So these were many problems that we negotiated, resolved, and I'm very happy with the way that the book ultimately turned out. So good luck to the book, and a big shabash to Yatindra for having done that kind of research, which very few people have the patience to do. Over 12 years, 15 years, consistently, and the amount of knowledge he brings into the classical music part of his understanding, and it's particularly with Lata Mangeshkar, because she was a trained classical music singer, came from a very distinguished ancestry, and was very proud of the fact that her music was grounded in classical Indian music. So all that has come together. And finally, what I admire him most for is that he has resisted the temptation of making it a kind of titillating book, asking her those personal details which have always been a source of curiosity for a larger public. But she was a very private person, and the way that he has respected her privacy and not intruded into her inner life while doing full justice to her music and her cult personality is a great feat. So good luck, and I'm sure the book will do very well. तो अनुवाद की प्रक्रिया भी उतनी ही दुरूह रही होगी। अब वक्त हमारे पास बहुत कम है, छोटे छोटे सवाल। गुलजार साहब, हमने सुना है कि बोलों को लेकर, गीत के बोलों को लेकर लता जी बहुत सतर्क रहती थी।
तो कभी ऐसी शब्दों के साथ कोई आपने शरारत करने की कोशिश की हो जिसको उन्होंने रोका हो, या फिर किसी शरारत पर आपको शाबाशी दी हो, उसका कोई किस्सा सुनाइए हमें। जी हाँ, लता जी के साथ ऐसा हुआ, और ये कहीं भी मेरा ख्याल है आप किसी भी प्रोफेशन में हों, एंड इफ 2 or more than 2 आर प्रोफेशनल, तो इस तरह की बात तो होगी कि आपका कहीं ना कहीं कोई फर्क होगा, ओपिनियन में होगा, राय में फर्क हो सकता है, क्योंकि more than 2 or only 2, if there are 2 creative minds, they can't be parallel lines. They have to cross each other. कहीं ना कहीं किसी का कुछ नहीं तो परछाई पड़ती है किसी को। एक मामूली सा वाक़ा है, एक गाना है जिसमें है कि आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मैंने वो करते हुए कि आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं। पंचम को, जिसे आप आरडी के नाम से ही जानते हैं, पंचम उनका बड़ा लाड का नाम और प्यारा नाम था। उन्हें ज़रा सा एतराज़ था कि भाई लता जी को तो ये नहीं पसंद आएगा। वो दीदी कहते थे दीदी विल रिएक्ट टू इट, वो नहीं गाएंगे, वो हो सकता है इनकार, तो ये तुम बदल दो। मेरा जो स्टैंड था, या स्टैंड नहीं कहे, जिद तो हम कभी करते ही नहीं, कोई भी आपस में जो काम करते हैं, क्रिएटिव माइंड्स दे ऑलवेज फाइंड अनदर ऑल्टरनेटिव, जिद नहीं किया करते। लेकिन मैंने उनसे इतना कहा, मैंने कहा आई विल गिव यू एन ऑप्शन वर्ड, लेकिन ये दीदी तक जाने दो, अगर लता जी इनकार करेंगी उन्हें कहे तो आई विल गिव यू एन ऑप्शनल वर्ड। एंड दूसरा ये कि बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं, कोई वल्गर नहीं है इसमें। आप बच्चों को भी कहते हैं बदमाशी मत करो, बच्चों को भी कह देते हैं चल बदमाश भाग बाहर खेलो जाके, तो इट्स बड़ा लाडला लफ्ज है। तो अपनी अपनी जानकारी हिंदी की अब उनकी नहीं थी पंचम की उतनी जितनी मेरी थी, तो जाहिर है मैं बंगला में कुछ कहता दुष्टो, तो आप क्या छोड़ देते, है ना, बंगला में दुष्टो ही कहते। तो लता जी के सामने वो गाना आया और वो हारमोनियम में सिखा रहे थे उनको गाना, रिकॉर्डिंग रूम में बैठे हुए, फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग हुई थी, तो दिखाते हो तो मेरी तरफ देख रहा है और सिखा रहा था। तो लता जी ने पूछा क्या हुआ, कि भाई तुम बार बार उधर क्यों देख रहे हो, क्या वो सिखा रहे थे मुझे? तो जाहिर है वो चोरी का एक अंदाज पता चलता है आँख का। तो उन्होंने कहा, तो मैंने बताया, मैं कहा ऐसा है दीदम, मैं उन्हें दीदम भी कहा करता था और अक्सर दीदम ही बुलाता था, कि उनका ख्याल है कि ये बदमाशियाँ का लफ्ज़ शायद आप नहीं गाएंगे, ये तो हंस के कहने वाली बात है, और उसमें कहते हैं लाड में कह रहे हैं कि आपके बदमाशियों के ये नए, तो कहने यही तो एक नया लफ्ज़ मिला था गाने के लिए, वो भी हटा दोगे तो रहा क्या? तो इस तरह की हरकतें, इस तरह के वाक़यात होते हैं, और शी वॉज वेरी मच ह्यूमन दैट वे। आई मीन एक ह्यूमन बिहेवियर जैसा होता है कि आप क्रिएटिविटी में हैं, आप क्रिएटिविटी के अंदाज में, मतलब लड़ पड़ना, रूठ गए, किशोर कुमार से नाराज़गी हो गई, दो गाना गाना है लेकिन अलग अलग गाना है, क्योंकि अब तो ट्रैक्स आ चुके हैं अलग, और तो किशोरदा उनका गाना था, वो भी मेरा ही गाना था, तो पंचम, तो उसमें भी वो नीचे गाड़ी में फिल्म सेंटर ही में, तो कहने के उसका हो गया गाना लता को, तो मैं कहा जी हाँ बस थोड़ा सा बाकी है, वो गा रहे। अच्छा, वो जिस तरह से एक्टिंग करते थे, तो फिर उसको जा लेने दो, हम तो यहीं बैठेंगे नहीं, तो मैं कहता तो भी देखेंगे, मैं डिक्की में छुप जाऊंगा, लेकिन जब वो जाएगी तब गाऊंगा। तो दीज आर चाइल्डिश थिंग्स बट वेरी इनोसेंट, and there is an innocence behind it, कि रूठ गए तो रूठ गए। मैं अक्सर कहता हूँ कि लता जी ने मुझे वीज़ा दिया था एंटर होने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में, कि या कहिए कि एंट्री का टिकट था,
3 साल से वो पंचम SD बर्मन साहब अपने सचिंदा जिन्हें हम कहते थे, सचिंदा से नाराजगी उनकी, सचिंदा नाराज थे या वो नाराज थे। तो 3 साल के बाद मोरा गोरा अंगुली ले उन्होंने गाया उनके साथ और मुझे एंट्री मिल गई इंडस्ट्री में। तो ये इस तरह की नाराजगियां चलती रहती हैं। वो गाने के वक्त शैलेंद्र से नाराजगी चल रही थी, सचिंदा अक्सर रूठ जाते थे, वो बच्चों की तरह रूठ जाया करते थे और बड़ी जल्दी कट्टी कर लेते थे। हाँ, तो शैलेंद्र की उसके बाद सुलह हो गई। अब मैं वाकई वो लता जी के साथ कनेक्टेड नहीं है, पर है ये एक ह्यूमन वो है कि सचिंदा का एतराज ये था कि नहीं हम गुलजार से और गाना नहीं लिखाएगा, हमको ये नया लड़का नहीं चाहिए इधर। और मेरा पहला गाना था मोरा गोरा अंगुलेले, सबने पसंद किया था, तो वो नहीं चाहिए हमको, तो नया लड़का नहीं। तो बोले नहीं हम एक लड़के के साथ गाना लिखा, वो पूरा पिक्चर फ्लॉप हो गया, सारा गाना फ्लॉप हो गया, अपना हाथ जगन्नाथ मोहन सहगल का। हाँ, तो आप वो नया लड़का आप जानते हैं कौन था? कैफी साहब के लिए उन्होंने कह दिया नया लड़के के साथ नहीं करेगा। सच अ सीनियर पोएट। तो ये रूठ जाना, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, एंड शी वाज टोटली अ कॉमन मैन बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर। कहीं दिमाग में वो ये नहीं था कि मैं लता मंगेशकर हूँ, मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ, ये उनके दिमाग में नहीं था। ये हम लोगों के दिमाग में आ जाता है कि लता जी या उनके सामने जाएंगे तो क्या पता नहीं क्या पूछ लेंगे, या अक्सर गुस्ताखी माफ कि अक्सर ये होता है कि ऐसे स्टार के घर में सारी फैमिली वो स्टार हो जाती है सिवाय स्टार के। मतलब हाँ, लता जी के घर में समझिए कि लता जी को छोड़ के सभी लता मंगेशकर हो जाते हैं, दिलीप साहब के घर में दिलीप साहब को छोड़ के सब दिलीप कुमार मिलते हैं। तो ये इट्स अगेन अ ह्यूमन बिहेवियर, एंड दैट इज वेयर जो इससे पहले आपसे पूछा गया, जो आपने बताया है, वही बात है कि वो डोमिनेंट क्यों थी इस तरह से। एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जो आप कर रहे हैं उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर। क्रिएटिविटी के साथ साथ ये नहीं है कि आप खुदा हो गए, आपको कॉन्फिडेंस आया ठीक है, लेकिन इट डजंट मेक यू गॉड। हर म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ जिसका गाना गा रहे हैं, वो भी आशा जी भी, रियाज करने के लिए, रिहर्सल करने के लिए उनके यहाँ जाया करते थे। ये नहीं कि वो आएंगे, ये गाने से पहले, स्टूडियो में जाने से पहले जाके रिहर्सल करते थे, जो अब नहीं नजर आता है ना। वो जो जनरेशन बदल गई है, 1 मिनट, और वो कि जाके सिर्फ ये 2 आर्टिस्ट मैंने सुने हैं जो मेरे होते हुए हैं कि किसके लिए गा रहे हैं, पिक्चर में कौन है, अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी उम्र कितनी है, वो कैरेक्टर की उम्र क्या है। ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, आज तो बिल्कुल नहीं पूछते, लेकिन दैट इज बीइंग अ प्रोफेशनल। रफी साहब पूछा करते थे किसके लिए गा रहे हैं, जॉनी वॉकर के लिए अलग है, शम्मी कपूर के लिए अलग गाना है ना। ये दिस क्वालिटी among both the sisters, I should say, was a great quality, being professional and being responsible. That's what created them. That is why they dominated. ये बातचीत का सिलसिला हम ख़त्म तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक प्रोटोकॉल है। अंग्रेज़ी की किताब हमारे सामने है। मैं गुजारिश करूँगी नमिता गोखले से, मिली ऐश्वर्या जो पब्लिशर हैं पेंगुइन की, अदिति, अरुण जी स्टेज पर हैं, और गुलजार साहब के हाथों किताब का जी आइए गुलजार साहब।
A big round of applause for this lovely session. We could have gone on and on. Yeah. Arun ji would like to see stories, just one but- something, But just 30 seconds. मुझे बस यही कहना है कि ऐसी किताबें प्रेम और समर्पण के साथ तैयार होती हैं। लता जी की जो पुस्तक यतीन्द्र जी ने तैयार की वो उनके प्रेम और लता जी के प्रति समर्पण था, और अब गुलजार साहब पर किताब आने वाली है जो उनका प्रेम और समर्पण है। दे रे